हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 28 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है आपका दोस्तों, एक आर्टिकल छपा था जिसमें मतलब ब्लू कार्बन इकोसिस्टम के बारे में बताया जा रहा था। तो मैं सोचा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये होता क्या है। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम कुछ नहीं है दोस्तों, जो कोस्टल वेजिटेटेड सिस्टम होता है ना, जैसे मान लीजिए जो मैंग्रोव्स हो गए या सॉल्ट मार्शिस हो गए या फिर जो सी ग्रास मीडोज, मतलब जो ग्रुप होता है जो पानी के मतलब समुद्र के नीचे में जो घासें होती है ना, उनका एक ग्रुप वही मीडो हो गया। ठीक है, इन्हीं का मतलब एक कम्बिनेशन जो होता है, क्योंकि ये सपोर्टिव होते हैं, जैसे मतलब एक्वेटिक जो लाइफ है उसके लिए काफ़ी सपोर्टिव है। ऊपर से जैसे कि मान लीजिए कोई मान लीजिए वेव्स आती हैं या फिर आपका सुनामी हो गया या अर्थक्वेक हो गया, तो उनका जो मतलब एक होता है ना वो इफेक्ट, उसको काफ़ी कम करती हैं। और उसके अलावा क्या है कि मतलब जो मतलब एक्वेटिक मतलब जो जानवर होते हैं उनको भी सपोर्टिव करता है, मतलब सपोर्ट करता है लाइफ के लिए। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप देखेंगे ना इस फोटो में, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा से क्लियर समझ आएगा। देख रहे इस फोटो में देखिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए बहुत ही जरूरी है ये लोग। और इवन जान लीजिए अगर अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो मतलब समुद्र का है जो है, मतलब उसमें ये मात्र 2 से 5% के बीच में ही होते हैं। पर ये जो समुद्र के द्वारा या फिर एक मतलब मैरीन लाइफ के द्वारा मतलब जो भी मतलब ब्लू कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन होता है दोस्तों ना, कार्बन को मतलब एब्जॉर्ब करने का, वो करीब करीब 50% से ज़्यादा करते हैं। मतलब है 2 से 5 ही परसेंट, पर ये काम जो करते हैं ये 50% से ज़्यादा मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें मतलब ये आपका आ गया, जैसे कि ये हो गया सॉल्ट मार्शिस हो गया, मतलब ये मैंग्रोव्स जो जहाँ होते हैं ना, सी मेड्रोस, ये घासें जो मैं बता रहा था ग्रुप में होती हैं, ये वाली घासें हो गई। ये क्या है कि पकड़ के रखती हैं, है ना, ये देख रहे हैं जमीन को। अगर मान लीजिए कोई अर्थक्वेक या कुछ आता है तो उनका जो इफेक्ट होता है उसको भी कम करते हैं। जैसे सुनामी आ रहा है, सुनामी का भी जो इफेक्ट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये लोग। मैंग्रोव्स की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो एक्वेटिक मछलियाँ होगी या फिर मतलब एक्वेटिक कुछ जानवर होते हैं जो यहाँ पे ब्रीडिंग भी करते हैं, खाने के लिए भी इनको बहुत कुछ मिलता है। मतलब एक तरह से पूरी तरह से सपोर्टिव लाइफ होता है ये, मतलब एक्वेटिक। ठीक है, ये है शॉर्ट मार्चिस, ये हो गया है ना, और बाकी तो ठीक है। मतलब समझ लीजिए मैरीन लाइफ में मतलब जो भी जितना भी समुद्र है, जितना भी कार्बन वो सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, उसमें 50% तो यही मतलब ये ब्लू कार्बन जो इकोसिस्टम है, जो मतलब ये ग्रुप है वेजिटेशन का, यही कर देते हैं ना। ये हो गया दोस्तों। और ये एक्ट एज ए नेचुरल कार्बन सिंक, मतलब नेचुरल कार्बन सिंक, मतलब जहाँ पे मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करके एक हम समय के लिए हमेशा के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, मतलब दे कैप्चर एंड स्टोर CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ऑक्शन। ठीक, कवर्स यही मैं बोला था 2 से 5% होते हैं, पर नियरली 2% ही होता है इनका मतलब एरिया जो कवर करते हैं ये लोग, मतलब समुद्र का एरिया इतना ही कवर करते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, 50% से भी ज़्यादा जो कार्बन कैप्चर किया जाता है ओशन के द्वारा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब है, देखिए आप कितना कम है ना, ये कितना कम एरिया कवर करते हैं और कितना ज़्यादा कार्बन ये एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कोस्ट को भी जो मैंने आपको बताया, स्टॉर्म्स हो गए या इरोजन हो गए, इरोजन बहुत ही मतलब अगर हो जाता है तो पूरा मतलब ढल जाएगा, तो उस चीज़ को भी मतलब जो जड़ें होती हैं जैसे मैंग्रोव्स हो गई, और ये जो घासें भी काफ़ी मजबूत होती हैं ये लोग, है ना, मतलब ये घासें हो गई या फिर सॉल्ट मार्शिस हो गई, उसके बाद मैंग्रोव्स, ये सारे जो पौधे होते हैं ये समुद्री वाले जो होते हैं मैरीन वाले, ये काफ़ी मजबूती होती है इनके अंदर मतलब जड़ों में। ठीक है, और ये सपोर्ट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, जैसे फिश की ब्रीडिंग हो गया या बर्ड नेस्टिंग भी करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सपोर्टिव होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, मतलब वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, व्हाट इज ब्लू कार्बन। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जिसमें जैसे ग्रीन कार्बन हो गया। ग्रीन कार्बन वो है दोस्तों जब मतलब कार्बन को स्टोर किया जाता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया या फिर सॉइल्स के में, तब उसको कहा जाता है ग्रीन कार्बन। ब्लैक कार्बन कुछ नहीं दोस्तों, जब मतलब कोई भी चीज़ अगर जलाओ, अगर वो पूरी तरह से ना जले, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो, तब जो मतलब कार्बन निकलता है वो ब्लैक कार्बन कहलाता है। ठीक है, ब्राउन कार्बन मतलब पेट्रोल वाला ही है, जैसे कि मतलब जो बायोमास मतलब जब जलाया जाता है तो जो ऑर्गेनिक कार्बन का एरोसोल बनता है, एरोसोल मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, 10 पार्टिकल है ना हवा में जो जाते हैं, वही एरोसोल्स होते हैं, उन्हीं को मतलब ब्राउन कार्बन कहा जाता है। उसके बाद ब्लू कार्बन क्या हुआ, ब्लू कार्बन कुछ नहीं दोस्तों, जब भी कार्बन को स्टोर किया जाएगा मैरीन या कोस्टल इकोसिस्टम में, जैसे मैंग्रोव्स हो गए, ये सब काफ़ी एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो उसको कहा जाता है, उस कार्बन को कहा जाता है ब्लू कार्बन। ठीक, और देखिए बहुत सारे मेथड हैं, मतलब ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था, डिफरेंट मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ जो पूछे गए हैं। जैसे एक तो हो गया स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड, मतलब जितने भी खेती करने वाली मतलब ज़मीन है, अगर उसमें मतलब बसाल्ट रॉक को अगर पीस के भुर्रा बना के डाल देंगे ना, तो इसका काम क्या होता है, उसमें नीचे में मिल जाता है। मिलने के बाद क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का CO2 है उसको एब्जॉर्ब करके एक स्टेबल कार्बोनेट्स के फॉर्म में बना देता है। अगर ये जैसे कि फिर बाद में जब बारिश के द्वारा धीरे धीरे ये समुंदर या फिर किसी रिवर या कहीं भी चले जाते हैं, तो वो भी फिर बाद में भी मतलब ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ पे भी जाके। ठीक है, अगर मान लीजिए ओशन की अल्कनिटी बढ़ा दें, मतलब लाइम को डाल दें, तो फिर उससे भी मतलब इसको ओशन अल्कलाइजेशन कहता है, वो ये भी एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और कार्बन कैप्चरिंग CO2 फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर मतलब जो भी इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं ना, वहाँ से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसको फिर मतलब कोई मतलब जैसे बहुत पुरानी माइंस है जिसमें आप काम नहीं होता, तो उसमें नीचे में मतलब आपको पंप कर देना। ठीक है, ताकि वो हमेशा मतलब एक कार्बोनेट वाटर के फॉर्म में हमेशा रहे। ठीक है, बहुत लंबे समय तक, ऐसे भी एक तरीके हैं। ठीक है,
उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, पेशेंट्स केयर गिवर्स स्ट्रगल्स एज क्योर एंड गवर्नमेंट सपोर्ट इल्यूड। एक्चुअली इसका मेन मैटर मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो मतलब एक डिसीज़ है जिसका नाम है हंटिंगटन्स डिसीज़। ये एक्चुअली क्या है, लोग क्या इससे बहुत परेशान हो रहे हैं, तो मतलब लोग चाहते हैं कि इस डिसीज़ को सरकार ना एक रेयर डिसीज़ की तरह डिफाइन कर दें। अब जैसे रेयर डिसीज़ अगर इसको घोषित कर दिया गया तो क्या इंडिया की अलग पॉलिसी चलती है इसके लिए, जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021 के तहत मतलब काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती है, फाइनेंशियली फैसिलिटीज़ दी जाती है जो भी रेयर डिसीज़ होती है ना उनके लिए। तो लोग यही चाह रहे हैं कि अगर इसको मतलब रेयर डिसीज़ में कवर कर लिया जाए तो जो अभी मतलब पेशेंट मतलब उनको सही केयर या सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है ना, तो वो मतलब इस हंटिंगटन डिसीज से लड़ पाएंगे। ठीक है, अब हंटिंगटन डिसीज होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक ये देखिए, अगर आप देखेंगे दोस्तों ये है आपका वेंट्रिकल, ये जो पोर्शन है, ऐसे तो नंबर ऑफ फोर्स होते हैं ये, ठीक है। मतलब अगर ब्रेन में देखेंगे तो ये एक तरह से आप जान लीजिए जो ब्रेन है उसको एक क्वेश्चन पार्ट देते हैं, मतलब सही रहने के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए, ऊपर से जैसे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए शरीर का, या फिर आप मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन हो गया, या फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करने के लिए, सारे काम यही वेंट्रिकल्स करते हैं। तो ये चार होते हैं, जैसे अगर आप ये देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में ये रहता है सिंपल छोटे छोटे, पर यहाँ पे जो मतलब हंटिंगटन डिसीज में आ गया तो ये आपका देखिए कितना इनलार्ज हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि इसका मेन रोल होता क्या है। एक्चुअली दोस्तों जो हंटिंगटन डिसीज में जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स इतने एनलार्ज हो जाते हैं ना, उनका काम क्या होता है, जैसे वेंट्रिकल अगर नॉर्मल है तो उसमें काम क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसका सेरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। उस फ्लूइड का क्या काम होता है, वो क्यूशन करता है, मतलब एक आरामदेह पोजीशन में मतलब दिमाग को रखता है, और उसके बाद जो मतलब वेस्ट होता है उसको बाहर निकालता है, उसके बाद जो मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में डिलीवर करता है। उसके सबसे मेन काम क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और जो ब्रेन का वेट है उसको भी नॉर्मल रखता है। ठीक है, अगर जैसे कि अब वो वेंट्रिकल जब एनराल हो जाएंगे तो वो मतलब एक तरह से सिस्टम हिल जाता है। ठीक है, वैसे मतलब ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स हैं 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। अब हंटिंगटन डिसीज क्या है दोस्तों, एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब पेरेंट्स से होने वाली है, मतलब समझ रहे ना, इनहेरिटेड मतलब ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है। मतलब अब ये जान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी एक परसेंट मतलब एक भी पेरेंट को, मतलब जैसे माता और पिता में से किसी एक को भी अगर ये है हंटिंगटन डिसीज, तो 50% चांस है कि उसके बच्चे में वो आ जाएगा। ठीक है, और कॉसेस प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ ब्रेन सेल, मतलब आप समझ लीजिए जो ब्रेन सेल चलते हैं ना अंदर, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं, डेड होने लग जाते हैं। तो अब उसका मतलब ब्रेन सेल्स क्या है, वो न्यूरॉन्स ही तो हैं जो सिग्नल मतलब बॉडी से किसी पार्ट में, अगर मान लो दर्द हो रहा है तो वो सिग्नल पहुंचाएंगे हाँ दर्द हो रहा है, अगर भूख लग रही है तो वो पार्ट पहुंचाएगा भूख हो लग रहा है, या फिर मतलब जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उससे भी पहुंचाते हैं, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिस्टम। तो यही चीज चलता रहता है, तो वो धीरे धीरे जो न्यूरॉन्स है वो खत्म होने लग जाते हैं। ठीक है, अब जब ये खत्म हो जाएंगे फिर धीरे धीरे मतलब आदमी को समझ ही नहीं आएगा क्या करना, क्योंकि मैक्सिमम काम जो है आपका है, मैक्सिमम क्या पूरा ही बॉडी कौन मतलब कंट्रोल करता है, वो ब्रेन ही करता है। अब ब्रेन ही डेड हो जाएगा तो क्या फायदा है। ठीक है, अब वही है, अभी ये क्या है कि ब्रेन के 2 हिस्सों को, मतलब ये है मेनली 2 हिस्सों को कवर करता है, मतलब इफेक्ट करता है। एक तो जो सोचने की क्षमता होती है, सोचने वाले जो काम होते हैं, जो कॉग्निटिव वाले वर्क हैं वो, और एक तो मूवमेंट वाले, इन दोनों को इफेक्ट करता है। अब पहला जो है दोस्तों बेसल गैंग्लिया है। ठीक है, ये बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। पहला है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा मैं बता रहा था आपका, जो मतलब कॉग्निटिव इफेक्ट होता है, जैसे मतलब जो मेमोरी हो गया या डिसीजन मेकिंग पावर हो गया या पर्सनैलिटी को जो डेवलप करता है, वो वाला पार्ट है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये भी इफेक्ट करता है ये बीमारी। ठीक है, और मेन जो है वो आप ध्यान रखना, वो वेंट्रिकल्स ही है दोस्तों, जो 4 मतलब होते हैं, नंबर्स ऑफ फोर्स होते हैं, नंबर्स में फोर्स वेंट्रिकल्स होते हैं, वो एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही कि मतलब अगर ये एच डी डैमेजेस बोथ मूवमेंट एंड थिंकिंग इमोशन फंक्शन, मतलब वही है कॉग्निटिव इफेक्ट और आपका मूवमेंट जो है मोटर वाला जो इफेक्ट होता है उसको इफेक्ट करते हैं। और ये होता कैसे, एक दोस्तों हमारे यहाँ पे मतलब शरीर में एक जीन होता है। ठीक है, वो है HTT जीन। इसका काम क्या होता है, ये हंटिंगटन्स प्रोटीन्स को बनाता है। ठीक है, हंटिंगटन प्रोटीन्स का बहुत मेन रोल होता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए, जो मतलब ये कंट्रोल मूवमेंट या फिर आपका डिसीजन मेकिंग, ये जो इफेक्ट होता है ना, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये है कि मतलब जब ये प्रोटीन रहता है तो इन सब चीज़ के लिए जरूरी है, मतलब आप समझ लीजिए हंटिंगटन प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन नर्व सेल फंक्शन और एसेंशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, वही मैं जो इफेक्ट है उसके लिए। पर जब ये म्यूटेशन हो जाता है दोस्तों, जो मतलब इनहेरिटेड हो जाता है, ये जो डिसीज हो जाता है, इसके कारण क्या है, तो ये प्रोटीन जो है एबनॉर्मल प्रोटीन के रूप में बनने लग जाता है। ठीक है, अब जब एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है तो ये क्या करता है, जो न्यूरॉन्स को मतलब डेवलप करता है, उनके फंक्शन को इनहेंस करता है, वो फिर डैमेज करना स्टार्ट कर देता है न्यूरॉन्स को, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ब्रेन सेल डेड होने लग जाते हैं। ठीक है, अब सिम्टम क्या है, सिम्टम आप देखिए, 2 इफेक्ट तो बताइए, तो वही सिम्टम होंगे। सिम्टम में जैसे अगर आप देखेंगे मोटर मूवमेंट अगर देखेंगे तो जैसे कि आदमी जब चलेगा तो ऐसा लग रहा है जैसे डांस वाली मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरिया। उसके बाद एक एबनॉर्मल पोस्चर होता है, ट्रेमर्स मतलब शेकिंग होना, मतलब जैसे हाथ ऐसे होने लग जाता है ना, शेकिंग हो जाना। ठीक है, और आइस का मूवमेंट जैसे फड़फड़, एक आंख अपने आप ही फड़फड़ाने वाला चीज़ होता है, वो हो गया। एक हो गया कॉग्निटिव इफेक्ट थिंकिंग में, जैसे कि मेमोरी लॉस, भूल जाएगा, पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल तो आप समझ लीजिए पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, मूड स्विंग होगा, कभी गुस्सा, कभी दुखी, कभी वो
तो कभी डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और कहा जाता है अगर इसके सिम्टम्स एक बार नजर आ गए दोस्तों, मतलब कंफर्म हो गया कि इसको ये बीमारी है, तो ये समझ लीजिए सिम्टम्स के स्टार्ट होने से लेके 20 साल 15 से 20 साल के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है इसकी, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका कोई क्योर नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सपोर्टिव केयर दिया जाता है। जैसे कि अगर मेडिसिन मतलब दवाइयों की मदद से या इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से बस एक सपोर्टिव केयर ही दे सकते हैं, बाकी इसका कोई क्योर है नहीं। अब इसी जैसे क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे दोस्तों, तो उसमें जैसे कि एक पूछा गया था H1N1 वायरस, ठीक है। H1N1 वायरस जो है वो स्वाइन फ्लू है, उसको स्वाइन फ्लू का स्वाइन फ्लू इसलिए कहा जाता है दोस्तों, ये पहली बार दोस्तों ना एक मतलब पिग से इंसान में फैला था, इसलिए इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। और जो वायरस कौन सा H1N1 ये है सब टाइप किसका, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, ठीक है। ये पर्सन से पर्सन, और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो स्वाइन फ्लू है कभी भी सुअर खाने से या फिर पोर्क खाने से नहीं फैलता है, ये फैलता है पर्सन टू पर्सन के ड्रॉपलेट से, ठीक है। जो भी मतलब इफेक्टिव पर्सन है उसके कांटेक्ट मानेंगे इनसे या उसके ड्रॉपलेट्स कांटेक्ट आने में मतलब ये फैलता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर हो गया, कफ हो गया, मतलब गले में मतलब खराश मतलब दर्द होना, ठीक है। उसके बाद बॉडी में मतलब शरीर में दर्द होना, यही सब है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन एक था प्रीवियस क्वेश्चन में H5N1, ये इसमें कंफ्यूज हो सकते थे दोस्तों। H5N1 या H7N9 जो है ये बर्ड फ्लू है, मतलब ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, बस इतना जान रखिए, ठीक है। और डेंगू वायरस तो आप जानते हैं, पर इसमें ये जान लीजिए स्प्रेड किससे होता है दोस्तों, ये होता है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो होता है, और ये जो वायरस जो मेन इसको फैलाता है वो है फ्लेवी वायरस, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर दोस्तों, ये एक मतलब एडिटोरियल छपा था, उसमें कहा जा रहा है टबैको कंट्रोल लॉस आर, मतलब जो टबैको कंट्रोल करने वाले लॉ है वो जो स्मोकलेस टबैको है उसके लिए कुछ भी काम कर नहीं पा रहे हो, मतलब समझ लीजिए उसको उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमारे लिए मेन इतना ये जानना जरूरी है, जैसे यूपीएससी में भी अगर आप कोई क्वेश्चन अगर इस तरह का आ गया तो आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो लिखने के लिए आप बोल सकते हैं। एक तो जैसे कि लॉ जो हमारे यहाँ पे काम करता है दोस्तों, इनको मतलब जो तंबाकू से रिलेटेड चीज़ें जो चीज़ें बनती हैं उनको मतलब रोकने या फिर मतलब रेगुलेशंस में लाने के लिए, ठीक है। तो वो है आपका कोटपा 2003। ये क्या है, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, ठीक है। ये मतलब समझ लीजिए ये जो कोटपा एक्ट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये स्मोकलेस टबाकू को मतलब कवर करता है, तो ये नो, नॉट कवर स्मोकलेस टबाकू इफेक्टिवली, ठीक है। और एसएलटी क्या है, एसएलटी मतलब जैसे कि मतलब जो भी नॉन, जैसे अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपसे ज़्यादा नुकसान जो आपके पास बैठा है ना उसको होगा, जैसे कि वो ज़्यादा ही चांस है उसको कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर होने का। और ये मेन बात है कि जो स्मोकलेस टबाकू है ये ज़्यादा ही एक्सेप्टेड है कल्चरली, ठीक है, लेस स्टिग्मेटाइज्ड है, ठीक है, मतलब नॉर्मल ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि लोग यूज़ के मतलब जो कंपनियाँ यूज़ कैसे करती हैं इन कानून को मतलब तोड़ने के लिए, वो क्या करती हैं, जैसे मना है ऐड कोड के लिए तो डायरेक्ट ना करें, इनडायरेक्ट ऐड करती हैं। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं उसे, अगर मान लीजिए विमल है, विमल का मतलब आपका मतलब इलायची दे देंगे, है ना, विमल जबकि मतलब तंबाकू भी आता है ना, इस तरह की ऐड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए लीकर में भी चलता है दोस्तों दवाई, अब जैसे जो जिसकी दारू चलती है उसके नाम से पानी की बोतल निकाल देंगे या सोडा की बोतल निकाल देंगे। अब लोगों को लग रहा है पानी की बोतल, पर वो क्या है कि उनका काम पूरा हो गया कि उन्होंने मतलब प्रमोट कर दिया अपनी कंपनी को, ठीक है। और वीक विस्कल मेजर मतलब एक्चुअली क्या है, जैसे कि अगर मतलब WHO भी कहता है कम से कम सिगरेट्स पे 50% नहीं 75% टैक्स होना चाहिए, मतलब 75% टैक्स ला लिए, पर सिगरेट्स पे 50% है और बीड़ी में 22% है। अब इतना कम टैक्स में काफ़ी मतलब आप समझ लीजिए लोगों के पास पहुँच बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है, मतलब सस्ते होने के कारण। उसके अलावा क्या है दोस्तों ना, ये बीड़ी सिगरेट जो है मतलब इंडिया में क्या है कि मतलब पीस वाइज भी दे देते हैं, जैसे कि एक सिगरेट दे देना, 2 सिगरेट दे देना, जगह पैकेट वाइज चले तो आदमी एक बार सोचे भी खरीदने के लिए, है ना। बीच में दोस्तों तंबाकू को लेके एक मतलब ई सिगरेट भी चल रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, मतलब जिसमें धुआं नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ होता है उसमें, मतलब ई सिगरेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होते थे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि स्मोकलेस धुआं होता था, मतलब आप समझ लीजिए मतलब जो अब उसका क्राइटेरिया उतना मुझे ध्यान नहीं है, पर ये कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होते हैं, ठीक है, तंबाकू का यूज़ नहीं होता उसमें, मतलब ऐसा ही कुछ है शायद, ठीक है। तो इसका भी प्रोविजन हुआ था, नुकसानदेह होता, तो इसके लिए एक एक्ट लाया था इंडिया में जिसका नाम है प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट, ठीक है, 2019। मैं ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में आपको कल एक बार और कंफर्म करके बताऊंगा, है ना, कि मतलब सही बताना ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू मतलब उल्टा पुल्टा नहीं। कल मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो दो होती क्या है, वैसे तो मैं जानो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वही होगा, मतलब समझ रहे इलेक्ट्रिक से चलने वाली होती है, पर ये है कि स्मोकलेस है होती है शायद, है ना। तो ये एक्ट है उन्हीं चीज़ के लिए, ठीक है, पर इतना इफेक्टिव है नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग को एग्जाम के लिए स्टैटिक पोर्शन ये जानना है, टोबैको दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए पोर्तुगीज इंडिया में लाए थे, ठीक है। कौन लाया था, पोर्तुगीज लाए थे, ठीक है। ये एक तरह से मान लीजिए स्मोकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, पर मतलब कहीं कहीं मतलब इंसेक्टिसाइड के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पौधा जो है मतलब सूखे वाले इलाके में भी उग जाता है, मतलब ऐसी जगह पे भी उग जाएगा जहाँ पे कोई पौधा उग ही नहीं सकता है, ठीक है। इसे और सबसे कम पीरियड में उग जाता है और इसीलिए प्रॉफिटेबल भी है फार्मर्स के लिए, इसलिए इसको उगाते भी हैं। अब देखिए ग्लोबली अगर देखेंगे प्रोड्यूसर के हिसाब से तो चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है और ब्राज़ील किस पे है, नंबर 3 पे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें चाइना नंबर 1 है, इंडिया सेकंड पे है, उसके बाद थर्ड पे आ जाता है पोलैंड,
अब स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन तो गुजरात नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद है आपका कर्नाटका, और एक है तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देख लीजिए दोस्तों, तंबाकू को प्रमोट करने के लिए भी एक बोर्ड है हमारे पास। अब वो बोर्ड कहाँ है दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर वो है गुंटूर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये एक स्टेटरी बॉडी है जो मतलब इसके प्रमोशन और मतलब सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1975 में हुई थी, ठीक है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, वर्ल्ड नो टबाकू डे हम लोग कब मनाते हैं हर साल, 31 मई को, ठीक है। ये स्टार्ट किसने किया था, WHO ने, ऑब्वियस सी बात है, यही करता है ये सब काम, ठीक। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कॉफी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो बस इतना जान लीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटका में है। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोट्यम केरला में है, ठीक है। और उसके बाद टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, बस ये है। अब मेरे को क्वेश्चन मतलब वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज पैका 2019, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों, व्हाट आर द यूसेस ऑफ वेस्ट वाटर सर्विलेंस। एक्चुअली क्या अभी क्या है ना, इन मतलब जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने ना एक मतलब वेस्ट वाटर सर्विलेंस को लॉन्च किया। इसके तहत क्या करेंगे ना, कुछ वायरस जो कि काफ़ी इफेक्टिव होते हैं मतलब बीमारी को पैदा करने के लिए, उन वायरस को ट्रैक करने के लिए इस वेस्ट वाटर सर्विलेंस को लाया गया। अब वेस्ट वाटर सर्विलेंस में क्या करेंगे, जैसे लोग जो होते हैं जैसे खाते हैं या फिर कुछ करते हैं, वेस्ट करते हैं, है ना, जो उनका वेस्ट होता है वो धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होता है। अगर उनके अंदर कोई वायरस है या कुछ है तो वो भी उन्हीं के थ्रू नीचे जाएगा, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, मतलब जैसे कि मतलब पेशाब हो गया या लेट्रिन हो गया, या फिर मतलब जो वेस्ट वाटर वो डिस्पोजल हो गया, जो भी मतलब सीवेज डिस्पोजल है, इन सब में बैक्टीरिया वायरस रहते ही हैं, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि मतलब कौन से एरिया में कैसा इफेक्टिव है। तो उन्हीं चीज़ को ट्रैक करने के लिए, उन वायरस को ट्रैक करने के लिए जो बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस वेस्ट वाटर सर्विलेंस को लॉन्च किया है ICMR ने, ठीक है। तो ताकि मतलब अर्ली साइन मिल जाए, जैसे मान लीजिए कोरोना का पहले से साइन मिल जाता है, हाँ कुछ अलग सा वायरस दिख रहा है, ये कौन सा है, तो इसके बारे में पहले से हम लोग मतलब तैयार हो सकते हैं। अब तो वैसी चीज़ें दोबारा ना हो ना, तो इसीलिए इसको कर जाता है कि पहले से वायरस को ट्रैक कर सके, ताकि वो स्प्रेड होने से पहले लोगों को ट्रिगर कर दें हम लोग हेल्थ इंटरवेंशन के लिए, ठीक है। मतलब पब्लिक के हेल्थ पे वो इफेक्ट करे उससे पहले हम लोग इंटरवेन कर दें, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जान लीजिए वेस्ट वाटर क्या है। वेस्ट वाटर आप लोग जानते हो, पर इतना जान लीजिए कोई भी पानी जो कि ह्यूमंस के द्वारा रिलीज किया जा रहा हो, और मतलब ये फैक्ट्रीज के द्वारा या एग्रीकल्चर के द्वारा, ठीक, एनी वाटर यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड रिलीज फ्रॉम हाउस होल्ड, घरों में से, इंडस्ट्रीज में से और एग्रीकल्चर में से, तो वो सब वेस्ट वाटर। जैसे सोर्सेज क्या हो गया, टॉयलेट वाला हो गया, सिंक वाला हो गया जहाँ पे बर्तन वर्तन धोते हैं या फिर ब्रश वश करते हैं, शावर्स हो गया जहाँ नहाते होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज मतलब केमिकल को तो बहुत फेंकते हैं वो लोग, और फार्म रन ऑफ, जैसे कि जब पानी भरते हैं तो पानी भी तो साइड से निकलता ही है ना। इसका मेन काम है कि इनको निकालने से पहले मतलब रिलीज करने से पहले या रीयूज करने से पहले ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि काफ़ी वायरस और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनको साफ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो STP है, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। ये 3 स्टेजेस में काम करता है। प्राइमरी में तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, जो बल्क वाली होती हैं, उनको मतलब सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग हटाया जाता है, मतलब जो रिमूव करता है सॉलिड्स को, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या था, इनमें माइक्रोब्स छोड़ जाते हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं, इन्हीं को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को जो भी बचे रहते हैं, ठीक है। और उनके लिए मेन जैसे कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस भी यूज होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। जब माइक्रोब्स जो तोड़ा जाएगा तो फिर थर्ड मेथड आता है आपका टर्सरी मेथड, ठीक है। टर्सरी मेथड में क्या आता है, ये एडवांस्ड मेथड होता है, जैसे मान लीजिए एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन वाला मेथड हो गया, या रिवर्स ऑस्मोसिस वाला मेथड हो गया, मिनरल्स को साइड करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन में जैसे काम होता है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को निकालने के लिए, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स को निकालने के लिए, ठीक। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस वही सॉल्ट्स को या फिर नाइट्रेट्स को निकालने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रीटमेंट हो गया, ये फॉस्फेट हेवी मेटल्स को साइड करता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर, ये नहीं एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन है, प्लीज़ मतलब वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आंसर मत देखिए, ठीक है, लिखिए, ठीक है। अब बायोलॉजिकल मैं बताता हूँ दोस्तों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आप लोगों को लिख दिया ना कमेंट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है दोस्तों, मतलब ये समझ लीजिए डिजॉल्व ऑक्सीजन की वो क्वांटिटी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, एक किसी टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब जैसे 5 दिन लगता है और 20 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर मान लीजिए BOD लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब है वाटर की क्वालिटी बहुत बेकार होगी, ठीक है। ये एक तरह से मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको इंडिकेट करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। जैसे सीवेज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होता है जो पानी में डाले जाते हैं, उनका लेवल बताता है, ठीक है, BOD लेवल, ठीक है। उसके बाद क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ पूछे गए थे, तो उसमें पूछा गया था एक है बायो रिमीडिएशन। ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है, जैसे माइक्रोब्स हो गए या प्लांट्स हो गए ना, इनका यूज़ किया जाता है ताकि जो मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके, ठीक है। जैसे ऑयल स्पिल है, इसके लिए किसी माइक्रोब्स डाल दिए, तो मतलब उसका नाम है अभी हाल फिलहाल में मेरे को ध्यान नहीं है, पर ये खोजा गया था, ये स्यूडोमोनास प्यूटिडा है माइक्रोब। ये एक मतलब एक तरह का माइक्रोब है जो ऑयल स्पिल को खत्म करता है, क्लीन करता है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज करते हैं ना, सेकेंडरी वाले प्रोसेस में मैंने बताया है ना, इसी तरह से, ठीक। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, एडवांस्ड गाइडेड माई मिसाइल फ्रिगेट डिलीवर्ड टू नेवी,
ठीक है। अभी क्या है, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी दोनों का ही कमीशन हुआ है, मतलब इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, सॉरी एयरफोर्स नहीं, इंडियन नेवी में। अब एक बात जान लीजिए, जो सबसे बड़ा होता है इन सब चीज़ों में, जो मतलब लड़ाकू जहाज होते हैं, मतलब फ्रिगेट एक लड़ाकू जहाज है, उनमें सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब ऐसा जहाज, लड़ाकू जहाज जो कि एयरक्राफ्ट को भी कैरी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रॉयर, उससे छोटा होता है, उससे छोटा होता है फ्रिगेट्स, यही है मतलब आईएनएस हिमगिरी और उदयगिरी। ठीक है। उससे छोटा होता है कॉर्वेट, और उससे छोटे मतलब आ जाते हैं सबमरीन। ठीक है। अब जैसे कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एग्जांपल देखेंगे तो हमारा जो आईएनएस विक्रमादित्य है ना, वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक आईएनएस विक्रांत है, वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है। डिस्ट्रॉयर में अगर आप देखें तो आईएनएस कोलकाता हो गया, आईएनएस विशाखापट्टनम हो गया, आईएनएस इम्फाल हो गया। फ्रिगेट्स में आपका तो ये सारे हो गए। उसके बाद आईएनएस शिवालिक भी हो गया। ठीक है। प्रोजेक्ट 17 में ही शिवालिक क्लास की बनाई गई थी फ्रिगेट। ठीक है। उसके बाद कॉर्वेट्स में आप आ गए, आईएनएस का कमोरुता हो गया, आईएनएस किल्टन हो गया। ठीक है। सबमरीन में तो आप जानते हैं आईएनएस कालवानी, कालवेरी मतलब क्लासेस के हैं, अरियन क्लासेस के हैं, है ना। अब इस जो मतलब जो आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी है, इसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया, तो वो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A। ठीक है। इस प्रोजेक्ट 17A के तहत जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है, कंटेंट, वो उसमें 75% इंडिजीनियस, मतलब हमारे देश का ही है। ठीक है। ये मतलब प्रोजेक्ट 17A क्या एक फॉलो अप है, मतलब उसका एडवांस वर्जन। किसका मतलब प्रोजेक्ट 17 का। प्रोजेक्ट 17 में शिवालिक क्लास की फ्रिगेट्स बनाई गई थी, और उन्हीं का एडवांस वर्जन प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया। इसके तहत क्या किया जा रहा है, 7 फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग। अब ये जो 7 फ्रिगेट्स है, 2 कंपनियां मिलकर बना रही हैं। एक तो एमडीएल है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, ये 4 बना रहा है जहाज, मतलब ये फ्रिगेट्स। और उसके बाद जीआरएसी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये 3 नंबर्स बना रहा है, जो कि कोलकाता में है। ठीक है। अब इनका स्पेशल फीचर क्या है दोस्तों, सबसे मेन फीचर आप जान लीजिए, इनका जो है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक से हो रहा है, मतलब पार्ट वाइज इनको बनाया जाएगा, फिर एक साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है। उसके अलावा इनका स्टील फीचर है, मतलब वही रडार के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, गाइडेड मिसाइल कैपेसिटी और डिफरेंट तरह के मिसाइल से इक्विप्ड भी है इनके पास। ठीक है। और इसका जो डिजाइनिंग है वो भी इंडिजीनियस है दोस्तों। डिजाइन किसने किया है, तो वो डिजाइन किया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। ये भी इंडिया, जो इंडिया की नेवी है उसी का इंडिजीनियस वर्कशिप, मतलब वॉरशिप प्रोग्राम का ही पार्ट है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। ठीक है। अभी आईएनएस हिमगिरी जो है, इसका नाम जो रखा गया ना, एक पहले से हमारे पास फ्रिगेट था जिसका नाम आईएनएस हिमगिरी था, वो लिएंडर क्लास का था, वो अभी डी कमीशन हो गया, तो उसी का नाम इसको रख दिया गया, किसको, आईएनएस हिमगिरी। ठीक है। और इसके अलावा जो 7 हैं जो मतलब इसके तहत बनेंगे प्रोजेक्ट 17A के तहत, वो है आपका पहला आईएनएस नीलगिरी, पहला था इसी क्लास, यही इसी के नाम पे सबका क्लास बोला जाता है, नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स हैं। तो पहला जो आईएनएस नीलगिरी है 2019 में कमीशन हो गया था। उसके बाद आईएनएस हिमगिरी अभी हुआ है, जो कि जीआरएसी ने बनाया, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये जो कोलकाता में है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आईएनएस तारागिरी हो गया, आईएनएस उदयगिरी हो गया। ये इसका ध्यान रखिए, उदयगिरी सिर्फ 37 महीने में बन के तैयार हो गया था। ठीक है। उसके बाद आईएनएस दूनागिरी, दूनागिरी हिमालय की एक पीक है दोस्तों। आईएनएस विंध्यागिरी हो गया, विंध्याचल जो रेंज है ना उसकी पीक है। आईएनएस महेंद्रगिरी, ये 7वां है यहाँ पे, ये लास्ट शिप होगा जो बन के तैयार होगा। ये जो महेंद्रगिरी है, ये उड़ीसा की एक पीक के नाम पे रखा गया है। ठीक है। तो दोस्तों एक बार आप ये देखिए, आईएनएस हिमगिरी और उदयगिरी कुछ ऐसे ही इनॉग्रेशन हुआ है इस बार, है ना। ठीक है। अब अगला न्यूज़ और करंट अफेयर है आपका ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप क्या है दोस्तों, ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, काफ़ी पुराना, एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का। ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है कि इसका 134वां एडिशन अभी हाल फिलहाल में 2025 में हुआ है। ये कहाँ पे खेला गया है दोस्तों, तो इसका जो फाइनल मैच है ये आपका सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में खेला गया है। ठीक है। और जो विनर है वो है कौन, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और जिसको हराया है वो है डायमंड हार्बर। बस इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा नहीं। ये स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों, 1888 में, मतलब एक अंग्रेज के नाम से स्टार्ट हुआ था। 2024 के विनर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ही, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इस समय रनर अप थे मोहन बगान सुपर जायंट। ठीक है। और बस इतना ही ध्यान रखिए। ठीक। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर है आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ा से कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसको डिस्कस करते हैं, है ना। अब इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व देखिए, पहले सुंदरबन देखिए। सुंदरबन ये है मतलब वेस्ट बंगाल में, पर ये यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे मैंग्रोव सब रहते हैं, मतलब वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री साझा करता है। इसी टाइगर रिजर्व में आपका आपका रामसर साइट मतलब सुंदरबन मतलब आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका वेटलैंड जो है ना, सुंदरबन वेटलैंड और सुंदरबन जो नेशनल पार्क है, वो दोनों दोनों इसी टाइगर रिजर्व में आते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका उत्तराखंड में देखेंगे तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया। उसके बाद यूपी में देखेंगे तो दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया। असम में फेमस अगर देखेंगे तो मानस टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है। उसके बाद आप देखिए उड़ीसा में तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है। और उड़ीसा में भीतरकनिका मतलब एक बायो मतलब नेशनल एक रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे मतलब आपका जो ओलिविडल टर्टल होते हैं ना, वो ब्रीडिंग करते हैं, नेस्ट ब्रीडिंग। ठीक है। उसके बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। ठीक है। उसके बाद अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हो गया, एक सेकंड ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, है ना, तमिलनाडु में हो गया। उसके बाद पेरियर टाइगर रिजर्व केरला में हो गया। और अभी मैंने कल आपको एक और टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था जो केरला से होता है, वो मुझे बताइए, केरला से नहीं कर्नाटका से होता है वो, उसका नाम बताइए दोस्तों क्या है। ठीक है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में हो गया। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है। और यहाँ पे राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये कुछ वेल नोन है। ठीक है। और
और एक और फोटो शायद नहीं है, चलिए यही है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ये न्यूज़ में है क्यों दोस्तों। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका एरिया कुछ एक्सपेंड कर दिया गया है, ठीक है। कितना एक्सपेंड किया गया है तो वो है दोस्तों 1044.68 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इसको और बढ़ा दिया गया, टाइगर रिजर्व के एरिया को बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हो गया कि इसका टोटल लेंथ कितना होगा, मतलब एरिया कितना होगा 3629.57 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अप्रूवल कहाँ से मिला है तो ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से मिला है, ठीक है। ये एक्सपेंशन होने के बाद जब ये एक्सपेंस हो गया है, अप्रूवल मिल गया है, तो अब ये कौन से नंबर में आ जाएगा, ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा, ठीक है। पहला कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये 3728 किलोमीटर स्क्वायर का, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में के मतलब मध्य में फैला हुआ है, ठीक है, बाउंड्री पे ही, ठीक। उसके बाद ये इसी के अंडर में सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, जिसको 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। इसके ईस्ट में अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल जो मैंने दिखाया है, साउथ में तो बे ऑफ बंगाली है, वेस्ट में एक माल्टा रिवर चलती है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं, हमारा जो बंगाल टाइगर है उसके भी पाए जाते हैं, ठीक है। अभी जान लीजिए कि मतलब किसी को टाइगर रिजर्व को अप्रूवल या फिर मतलब उसके बाउंड्री को एक्सटेंड करने का कैसे होता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट करती है दोस्तों एक एक्ट के थ्रू, मतलब वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी एक प्रोविजन है जो कि है 38V के तहत, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये मतलब चेंजेस करती है और डिक्लेयर करती है, पर एडवाइस किससे लेती है, वो लेती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। अप्रूवल कौन देता है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर आपका समन्वय शक्ति 25, ये कुछ नहीं दोस्तों, एक तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज मान लीजिए, जैसे कि मान ली इंडियन आर्मी की है, कि कहाँ पे की है दोस्तों, असम और मणिपुर में, पर कुछ मतलब जो सिविल एजेंसीज हो उनके साथ मिलकर, जैसे मान लीजिए आपका स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज की गई, ठीक है, ताकि मतलब एक कॉपरेशन मतलब बन सके इन सब में। अगर मान लीजिए कोई भी डिजास्टर आए तो मतलब कॉपरेटिव होकर काम कर सके, ठीक है। 10 दिन तक ये एक्सरसाइज चलेगा, ठीक। और यही कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए आर्मी और इन सिविल एजेंसीज में इसको किया जाता है समन्वय शक्ति 2025। ये कहाँ पे हुआ है, असम और मणिपुर में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर आपका दोस्तों मिस ओशन वर्ल्ड 2025, ये एक्चुअली क्या है, ये भी मतलब एक तरह से जो दुनिया की सबसे 10 सबसे बड़ी मतलब जो सौंदर्य की प्रतियोगिता उनमें से एक है, पर इसमें क्या है ना खास बात, ये मतलब प्रमोट करते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को, सी प्रोटेक्शन को प्रमोट करते हैं। तो इस बार कौन विनर है, तो एवेलिन नीम मोहम्मद सलेह साउथ सूडान की हैं, ठीक है। ये हुआ कहाँ पे है, मिस ओशन वर्ल्ड 2024, ये हुआ है जयपुर में, ठोक। और इंडिया की तरफ से जिसने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम है पारुल सिंह, जयपुर मतलब जयपुर से हैं, पारुल सिंह इनका नाम है, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी बस इतनी है कि 18 से 28 साल की उम्र हो, अनमैरिड हो और इनका इंटरेस्ट इन्वायरमेंट में हो, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए। और ये भी याद रखिए दोस्तों, क्या पता पूछ ले 2024 में मतलब मिस ओशन वर्ल्ड कौन थी, तो एलिसा मिस्कोव्स्का, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर है आपका दोस्तों एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD। ये क्या क्यों न्यूज़ में है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है ना कि पहले मतलब इंडिया के ही जो मतलब क्या नाम है उनका, श्री गौरव द्विवेदी द्वारा हेड किया गया था, किसको, मतलब इनकी एक कॉन्फ्रेंस थी 23वीं एक कॉन्फ्रेंस थी किसकी, AIBD मतलब एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग वाला सेक्टर होता है ना उसके प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिस्कशन के लिए ये चीज़ को रखा जाता है कॉन्फ्रेंस। तो इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे मतलब गौरव द्विवेदी जी, जो कि CEO है प्रसार भारती। तो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये डिसाइड किया है कि इंडिया को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है, किसके लिए, मतलब एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये अभी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया है मतलब इंडिया, ठीक है, अब हेड हो गए हैं, ठीक है। अब AIBD है क्या, ये स्टैब्लिश किया था यूनेस्को ने 1977 में, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों ना, जो भी मतलब UN की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन में जो भी मेंबर डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, उनको मतलब एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज को मतलब प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है। इंडिया अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे आ गया, ठीक है। और इसमें टोटल मेंबर है तो 44 नेशन, पर इनकी 92 ऑर्गेनाइजेशन है। और AIBD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, कुआलालंपुर मलेशिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 11th न्यूज़ द्रुजबा पाइपलाइन। ये एक्चुअली क्या, इसको फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है दोस्तों। आप एक फोटो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा, ये देखिए इस फोटो में आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। एक सेकंड में थोड़ा सा लाइट ऑफ कर देता हूँ, है ना। हाँ, ये देखें दोस्तों, ये जो ग्रीन वाली है ये द्रुजबा पाइपलाइन, ये बेलारूस से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये देखिए यूक्रेन को टच करते हुए स्लोवाकिया और हंगरी में पहुँचता है ये, ठीक है। इसी के एक स्टेशन को मतलब यूक्रेन ने मतलब डैमेज कर दिया है, बम्बार्डिंग करके मतलब मिसाइल से उसको डैमेज किया है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़ में है। तो आप जान लीजिए द्रुजबा पाइपलाइन किसका है, तो रशिया का है। रशिया से जो क्रूड ऑयल है वो स्लोवाकिया और हंगरी में इसी के द्वारा पहुँचा जाता है, बेलारूस और यूक्रेन के होते हुए, ठीक है। इसको फ्रेंडशिप मतलब पाइपलाइन भी कहा था। इसकी लेंथ कितनी है, 5500 किलोमीटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ही है एक तरह से, ठीक है। यूक्रेन ने अटैक किया इसीलिए न्यूज़ में ध्यान रखिएगा, रशिया का है, क्रूड ऑयल पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद 12th न्यूज़ और 12th करंट अफेयर आपका दोस्तों फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम्स,
ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है, ठीक है। और न्यूज़ में क्या हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे दोस्तों, ठीक है। ये मतलब हुआ कहाँ पे, डाल लेक श्रीनगर। मैक्सिमम चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। ये मतलब आप समझ लीजिए 5th इवेंट है खेलो इंडिया का 2025 में, इससे पहले 4 करा चुका है, ठीक है। तो अभी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि अभी इसमें क्या है कि अवार्ड्स मतलब दे दिए गए हैं, कौन रैंक में कौन फर्स्ट है कौन सेकंड, ये सब चीज़ डिसाइड हो गया, मतलब खत्म ही हो गया एक तरह से, ठीक है। रैंक 1 पे कौन है, मध्य प्रदेश है, जिसने 10 गोल्ड 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज लेके 18 मेडल लेके नंबर 1 पे। सेकंड पे उड़ीसा है, 4 गोल्ड 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ 10 मेडल लेके टोटल। और थर्ड पे है केरला, जिसने 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज लेके 7 मेडल के लेके तीसरे स्थान पे है, ठीक है। अदर वाले भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें जो स्पोर्ट्स यूज होंगे, एक तो रोइंग होगा, मतलब जैसे चप्पू चलाते हैं ना नाव में, वो रोइंग हो गया। कैनोइंग अकेला जो मतलब बैठ के करते हैं वो हो गया। कायाकिंग हो गया, ठीक है। और वाटर स्काइंग मतलब कायाकिंग और वाटर स्काइंग मतलब जैसे जहाज में बंधा रहेगा और वो उसी को खींचता रहेगा, ठीक है। ड्रैगन बोट हो गया, ठीक है। और ड्रैगन बोट भी एक तरह से रेसी है। शिकारा मतलब स्प्रिंट हो गया। शिकारा मतलब जो वहाँ पे लोकल लोग यू अपने अपने जीवन यात्रा को चलाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो उसके लिए है, ठीक है। वो उनसे जहाज। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये ओपन एज है, मतलब कोई एज डिफाइन नहीं है दोस्तों, ठीक है। और ये जो मतलब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, उन्होंने मिलकर मतलब इसको किया गया है, मतलब क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। और कुछ अलग इवेंट जो इस साल चारों हुए हैं, उनमें से पहला है था आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। ये कहाँ हुआ है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हुआ है। विनर इसमें आर्मी है 18 मेडल के साथ, गोल्ड ज़्यादा थे इसके पास, रनर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली में हुआ है। विनर आपका जो रैंक 1 भी मान लीजिए, विनर मान लिया हरियाणा, और रनर पे कौन थे, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ था। इसमें नंबर 1 पे है महाराष्ट्र 158 मेडल के साथ, हरियाणा सेकंड पे है, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो कि पहली बार ही हुआ है दोस्तों, ये हुआ है घोगला बीच, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्यू में। मणिपुर नंबर 1 पे, महाराष्ट्र सेकंड पे, ठीक है, मतलब रनर अप भी मान लीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, ये कुछ नहीं दोस्तों, जो भी मतलब अंग्रेजों के अंडर में जो भी कंट्रीज रहे थे, मतलब उनके उपनिवेश मतलब उनके नीचे में रहे थे, मतलब कॉलोनियल पीरियड में जब रहे थे, मतलब जिनको उन्होंने अपने अंडर में रखा था अंग्रेजों ने, कभी मतलब उनके आज़ाद होने से पहले उनकी गुलामी में रहे हों, तो उन्हीं कंट्रीज़ का एक तरह से कॉन्फ्रेंस है, उनकी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, ताकि मतलब उनमें सामंजस्य बैठ सके, ठीक है। उसके लिए मतलब एक है, तो इंडियन जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन वहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको लीड कौन कर रहे हैं, तो ओम बिरला जी कर रहे हैं, जो कि लोकसभा स्पीकर है। इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन जिनका नाम श्री हरिवंश है, वो भी है। और बाकी जो मतलब स्टेट्स की लेजिस्लेशन है, उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इवन यूटीज़ के भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी इनके साथ है, और बाकी जो सेक्रेटरी हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री यूनियन, वो भी, ठीक है। अब सीपीसी का पहले नाम कुछ और था दोस्तों, उसका नाम था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ठीक है। मतलब जो भी मतलब अंग्रेजों के नियम अंडर में रहे हों एक समय, ठीक है, आज़ाद होने से पहले, तो वो सब कंट्री के मतलब पार्लियामेंट वाले जो होते हैं, वो मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1911 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बस इतना ही जान लीजिए। उसके बाद 14 न्यूज़ और 14 करंट अफेयर है आपका दोस्तों, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब इसका मेन मतलब जान लीजिए, ये जो एसोसिएशन है, जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, उनके बीच में मतलब डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए काम करता है, और सरकार के बीच में और इन एजेंसीज के बीच में एक मतलब पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, ठीक है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसके नए प्रेसिडेंट मतलब घोषित हुए हैं, जिनका नाम है श्रीनिवासन के स्वामी, ठीक है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था ये एसोसिएशन, ये हुआ था 1945 में। तो आज का लास्ट न्यूज़ और लास्ट करंट अफेयर है आपका चेतेश्वर पुजारा। अब चेतेश्वर पुजारा क्यों न्यूज़ में है, अब इनकी एक बार फोटो देख लीजिए, आपको ध्यान आ जाएगा। क्रिकेटर है, वो भी टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। मतलब खेलते वनडे भी किए हैं, 2020 तो नहीं है खेले हैं, ठीक है। वनडे में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, बस ये कि टेस्ट के बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, ठीक है। और 200 से ऊपर का इनका हाईएस्ट स्कोर भी है शायद, है ना। और बस ये जान लीजिए रिटायर्ड हुए हैं क्रिकेट से। इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, एक अवार्ड 2017 में। इनकी एक बायोग्राफी भी मान लीजिए, या फिर इनकी जर्नी भी मान लीजिए, चेतेश्वर पुजारा की द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, इनकी वाइफ ने लिखा है, पूजा पुजारा ने। मतलब एक वाइफ को मतलब क्या क्या उनकी फैमिली, क्रिकेटर की फैमिली को क्या क्या स्ट्रगल झेलना पड़ता है, ये सब कहानी है इसमें, बस, ठीक है। इतना ही है। बाकी ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हाँ, थैंक यू।